डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 36 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। 9वीं से हायर एजुकेशन तक के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। सालाना 2 लाख या उससे कम आय वाले परिवारों को मिलेगा फायदा। ट्रांसजेंडर को भी मिल रहा योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे सत्यापन कार्य के दौरान बड़ा खुलासा। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज। अयोध्या में राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण। परकोटा में शिव मंदिर के शिखर पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ध्वजारोहण। 29 अप्रैल शाम 5 बजे होगा ध्वजारोहण। कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। योगी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। खास बात यह है कि इस योजना में छात्र छात्राओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर सरकार ने समावेशी विकास का उदाहरण पेश किया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के 36,75,294 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। इस तरह ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योगी सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक आईएएस उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। वर्ष 2025-26 में 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी पात्र छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। छात्रों से अपील है कि वो निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन करें और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पिछले 9 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 2,19,000 और ये भर्ती इसको जोड़ दें तो 2,20,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की है। यानी देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2,20,000 पुलिस की कुल स्ट्रेंथ जो है बहुत सारे राज्यों की नहीं होगी, लेकिन देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का भाग बनने। अगली खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता अखिलेश पाठक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता लेने के बाद आज पाठक ने अपनी पहली प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनाने का हुंकार भरा है। हरदोई के कद्दावर नेता अखिलेश पाठक अब पूरी तरह से साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश पाठक ने साफ कर दिया है कि उनका एकमात्र लक्ष्य अब 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने दावा किया कि वो ब्राह्मण समाज को सपा से जोड़ने और पीडीए की एकता को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई और बिजली कटौती के मुद्दे पर जमकर घेरा। अखिलेश पाठक ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आज किसान परेशान हैं, गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति बदहाल है। हम समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 2027 में भारी बहुमत से सपा की सरकार बनाएंगे।
सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आप सभी का अभिवादन। सौभाग्य की बात है कि दिनांक 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को लखनऊ में हमारे जनप्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में मुझे और मेरे सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की पुनः सदस्यता ग्रहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे सत्यापन कार्य के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में राजधानी लखनऊ और बिजनौर जैसे जिले सबसे ऊपर हैं, जहां भारी संख्या में खामियां पाई गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और उन्हें व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर राज्य भर की लगभग 1.26 लाख वक्फ संपत्तियां रजिस्टर की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य इन संपत्तियों का एक डेटाबेस तैयार करना है, ताकि अवैध कब्जों और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान कई विसंगतियां भी देखने को मिली। दस्तावेजों की कमी और गलत जानकारी के कारण प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 12,000 से भी अधिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण आवेदनों को खारिज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के मामले में राजधानी लखनऊ सबसे ऊपर है, जहां 1,114 आवेदन निरस्त किए गए हैं, जबकि बिजनौर में ये संख्या 1,003 है। इसी तरह सहारनपुर में 990, बाराबंकी में 577, अमराव में 85, बागपत में 60 और बरेली में 17 ऐसे केस मिले हैं। निरस्त की गई इन संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीन से लेकर 300 एकड़ तक के बड़े कब्रिस्तान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा गाज कब्रिस्तानों के पंजीकरण पर गिरी है, जबकि दूसरे नंबर पर मस्जिद हैं। इनके अलावा मदरसा, ईदगाह, इमामबाड़ा और दरगाह भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। जांच में यह भी पाया गया कि कई संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान संपत्तियों के स्वामित्व या उनके क्षेत्रफल को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी। कई मामलों में पुरानी कागजात पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए, जो विवरण से मेल नहीं खा रहे थे, जिसके कारण सत्यापन प्रक्रिया में ये संपत्तियां खरी नहीं उतरी। ये जिसको रिजेक्ट किया गया है, डॉक्यूमेंट की कुछ कमी होगी, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल है वो, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ होगा। लेकिन सबको समय है, जिसका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो 6 जून से पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। कोई भी वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश की एक भी ऐसी वक्फ संपत्ति नहीं होगी जो दर्ज ना हो। हर वक्फ संपत्ति को दर्ज कराना ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के परकोटा में बने भगवान शिव के शिखर पर 29 अप्रैल 5 बजे ध्वजारोहण होगा। मंदिर में ध्वजारोहण योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया। अधिकारियों ने एयरपोर्ट, रामकथा पार्क, हेलीपैड और अन्य स्थानों का जायजा लिया। सभी विभागों को समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या धाम में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भाजपा जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 700 स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। परकोटा के उत्तर पूर्वी कोने में मंच और पूर्व दिशा में वीआईपी बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का दौरा जनपद में प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर में एक ध्वज पताका का आरोहण होना है। शिव मंदिर वहां पर जो परकोटे में बना हुआ है उसमें आरोहण होना है। कार्यक्रम प्रस्तावित है, हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए 29 तारीख को जनपद अयोध्या के अयोध्या धाम में जो वीआईपी विजिट प्रस्तावित है और जो मंदिर में कार्यक्रम होना है उसके दृष्टिगत हमारे और डीएम साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो व्यवस्थाएं वहां पर की जानी है। झांसी नगर निगम की बैठक उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब पार्षद राहुल ने अनोखे अंदाज में अधिकारियों को बादाम सौंप दिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि याददाश्त कमजोर हो गई है, बादाम खाइए, जिसके बाद सदन में ठहाके गूंज उठे।
हालांकि इस हल्के फुल्के व्यंग्य के बीच माहौल जल्द ही गर्मा गया। पानी की समस्या और अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर पार्षदों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठक के दौरान कई बार बहस तेज हुई, जिससे सदन का माहौल हंगामेदार बना रहा। ये बादाम कांड अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। मगर इसलिए लाए थे कि 2 साल से जल निगम के और जल संसाधन के अधिकारी घुमाने का काम कर रहे हैं। पहले एक बैठक में बोलते हैं 900 किलोमीटर लाइन रह गई, फिर बोलते हैं 800 किलोमीटर रह गई, आज बोल रहे हैं 9 फिर 700 रह गई, 100 किलोमीटर रह गई। जब देखो जब घुमाने का काम करते हैं उनसे पूछो कहाँ का लाइन रह गई, कहाँ का लाइन रह गई। उसके बाद अभी तक कोई आंसर सही नहीं मिल रहा है। और अभी मेरे वार्ड नंबर 33 में तालपुरा टंकी स्थित है। तालपुरा टंकी से 20 फुट पे लाइन नहीं लगी पानी की और वहाँ के सभी के बिल आ गए। और जहाँ पानी की लाइन भी नहीं है वहाँ बिल दे दिए। पिछली बोर्ड की बैठक में कहा था, उसके पहले भी कहा था, अन्य कहा था माइनस कर देंगे। उसके बाद पूरा मैंने उनको बता दिया, प्रार्थना पत्र भी दिया। उसके बाद अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बिनगा थाना क्षेत्र के अम्बा गांव में मामूली कहासुनी हिंसक रूप ले लिया। श्रावस्ती में 2 भाइयों के बीच देर रात खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 भाइयों की लड़ाई के बीच भाभी ने देवर के पैर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये हुई थी, ये जो है ननके पंडित के वाइफ ननकई, इन्होंने जो है पहले उसके औरत को मारा। तो यहाँ पे एक दुकान पे उसका पति बैठा था उमेश, तो वहाँ पर रो के आई, कहीं हमको मारा है। तो सब लोग कही, उसका पति कही कि कहता ऐसा है कि जाओ बाद में देख ले मारे दो। तो ओके सब दिखावे लगा, हाथ वाथ सब फटा रहा था पूरा, और उसके पेट में बच्चा भी है। तब जो है औरतें यहाँ पे कहें कि जाओ देखो बकिया यहाँ पूछी कहीं भैया कहा कि से हमारा रोतिया वो का घर में पिला अंदर खींच ली हैं, खींचे के बाद में यहाँ 3 ठो लाख। खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर जिले में नेशनल हाईवे 34 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होने जा रही बारातियों से भरी इको वैन को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। घटना मौधा कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव के पास नेशनल हाईवे 34 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम डामर से एक बारात कबरई थाना क्षेत्र के ग्राम खड्डी पैरा जा रही थी। बारात में शामिल होने के लिए 7 लोग इको वैन से जा रहे थे। तभी छिरका के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। 4 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मौदा CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक, जिलाधिकारी अभिषेक गोयल व स्थानीय पुलिस के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और घायलों को बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग ये छिरका गांव में है, मौधा तहसील में, हमीरपुर जिले में। यहाँ पर 9:30 बजे जो हमें खबर मिली थी, एक इको गाड़ी सुजुकी की, उसकी टक्कर एक ट्रक से हुई। वो ट्रक जो हमें प्लेट वहाँ पर गिरी हुई मिली, उससे पता चला कि वो ट्रक महोबा से श्रावस्ती जा रहा था, गिट्टी से भरा हुआ था। और जो इको गाड़ी थी उसमें 7 लोग थे। ये लोग हमीरपुर से महोबा शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। इसमें से 4 लोग डामर गांव के थे और 3 लोग उसमें से 2 लोग कुर्दना गांव के थे और एक तेंदुही गांव के थे। जो ट्रक है वो हमें कुछ दूर आगे ही खड़ा हुआ मिला। उनके मालिक से भी बात हुई और वहाँ पे ड्राइवर को भी एप्रीहेंड कर लिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी दोस्त सुकुआ डुकुआ डैम घूम कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में सुकुआ डुकुआ डैम के पास सोमवार शाम करीब 6 बजे
ये भीषण सड़क हादसा हुआ जहां बबीना कस्बे के रहने वाले 18 वर्षीय जगदीश अपने दोस्त बल्ली, बंटी और अभिषेक के साथ डैम घूमने गए थे। चारों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान नया खेड़ा पृथ्वीपुर गांव के पास नहर मोड़ पर सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों दोस्त सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बबीना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल तीनों दोस्तों को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर प्रतापगढ़ के मानिकापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती का शव पेड़ से लटकता देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जांच की तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की जांच में युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि युवती अपने नाबालिग प्रेमी से मिलने के लिए गाँव के ही पास एक बाग में गई थी, जहाँ प्रेमी अपने एक दोस्त के साथ पहले से ही मौजूद था और दोनों युवती के साथ गैंगरेप करते हैं और युवती के विरोध करने पर दोनों युवक युवती का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और युवती को आत्महत्या दिखाने के लिए दोनों आरोपियों ने युवती का शव पेड़ से लटका दिया। सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए निकले तो बाग में एक युवती का शव पेड़ से लटकता हुआ दिखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिनांक 26/4/26 को थाना मानिकपुर में महिला के साथ एक जो घटना हुई थी, उसमें उसके भाई की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद उसमें जो मृतका है उसी का एक प्रेमी जो कि बाल अपचारी था और उसका सहजातीय भी था और उसका रिश्तेदार भी था, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेके और जो विधिक कार्रवाई है वो उसके अगेंस्ट में, उस बाल अपचारी के अगेंस्ट में की गई। दूसरा उसका साथी जो है शुभम सोनकर, उसको भी उसके बयानों के आधार जिन बच्चों ने कभी दुनिया को देखा तक नहीं, उनके जीवन में अब उजाले की किरण दिखाई देने लगी है। कानपुर के अंध विद्यालय में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में 105 दृष्टिबाधित बच्चों की जांच की गई, जिसमें 13 बच्चों को सर्जरी योग्य पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इन बच्चों की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के जरिए वापस लाई जा सकती है। इस शिविर का आयोजन जिला प्रशासन के नेतृत्व में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या और JCI के सहयोग से किया गया। कक्षा 1 के हर्ष, कक्षा 2 के शिवशंकर और कक्षा 4 के नैतिक और केशव दुबे जैसे बच्चों में नई उम्मीद जगी है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शालिनी मोहन मौजूद रहीं। DM ने कहा कि उद्देश्य केवल जांच नहीं बल्कि इलाज सुनिश्चित करना है। CSR के तहत इन बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। डॉक्टर शालिनी मोहन ने बताया कि आगे विस्तृत जांच के बाद सर्जरी की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही विद्यालय में हर 15 दिन पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। पुरिया और मनोज गुप्ता जी जो मयूर ऑयल के हैं, उन्होंने और हमारे अन्य कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने, खंडेलवाल साहब ने, डालमिया जी ने स्पॉन्सरशिप करके कार्यक्रम किया, जिसमें जो बच्चे हमारे हैं 105 बच्चों का एक इंटेंसिव नेत्र परीक्षण किया गया। उसमें से 13 बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि जिनकी की आईसाइट रेस्टोर की जा सकती है। ये बड़ी सफलता होगी कि हम उनको सिर्फ असहाय न रहने दें या उनको सिर्फ ब्लाइंड ना मान लें। उनका जो पोटेंशियल है, जो वर्तमान साइंस है हमारी, उसके क्रम में यदि हम कुछ लोगों की भी आई रेस्टोर कर लेते हैं तो ये एक बड़ी सफलता होगी। और ऐसे मनोज गुप्ता जी ने, डॉक्टर शालिनी मोहन जो हमारे शहर की एक प्रतिष्ठित चिकित्सिका हैं, उनके सहयोग से हम लोग इसको कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि इस कैंपेन से जो ब्लाइंडनेस एलिमिनेशन पॉसिबल है पूरे शहर में, उसमें हमारे जो समाज सेवी भी हैं और जो हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, उनको टीम को लगाकर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर कानपुर गौ समान आह्वान अभियान के तहत संत समाज द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी
एसडीएम को सौंपा गया। इस अभियान की शुरुआत वृंदावन से की गई है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। ज्ञापन में संत समाज ने केंद्र सरकार से गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने की मांग की है। साथ ही गोबर और गौमूत्र पर शोध केंद्र स्थापित करने, पंचगव्य आधारित औषधियों को बढ़ावा देने और सरकारी संस्थाओं में गौ उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य करने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। संत समाज ने मांग रखी कि गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान दिया जाए, चारे की कीमत नियंत्रित की जाए और गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके अलावा गौ आधारित उत्पादों के प्रचार प्रसार और उद्यम को बढ़ावा देने की भी अपील की गई। अभियान से जुड़े संतों ने इसे राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा से जुड़ा बताते हुए आमजन से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान जन जागरूकता के माध्यम से व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। आने का अभिप्राय भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का अभियान पूरे भारत में चल रहा है। इसी संदर्भ में 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 5000 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन देने का विचार किया गया है, जो माननीय शंकराचार्य जी का आदेश से हो रहा है। आज इसी श्रृंखला में संत समाज के आज जो है विश्व हिंदू महासंघ एवं हिंदू आस्था वाले जितने संगठन हैं, सब ने जो है एक कार्यक्रम था कि भारत की हर एक तहसील पर एक ज्ञापन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए किया जाए। इसका प्रयत्न किया गया है। आज इसी क्रम में हमारी कानपुर महानगर की सदर तहसील पर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सम्मुख किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।